हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज इंटरनल सिक्योरिटी का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। और इंटरनल सिक्योरिटी जो पार्ट है वो जीएस पेपर 3 का पार्ट है। आज इसमें हम देखेंगे कि कितने टॉपिक हमारे हो चुके हैं और कितने टॉपिक रह गए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 का पार्ट है। जीएस पेपर 3 में भारत की इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे और आंतरिक सुरक्षा शामिल है। जीएस पेपर 3 में पॉइंट नंबर 15 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, आणविक प्रसार के मुद्दे, अतिवाद के कारण तथा प्रसार, संचार तंत्र मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक नेटवर्किंग, साइबर सुरक्षा के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग तथा मानव तस्करी। ये पॉइंट नंबर 15, पॉइंट नंबर 16 और पॉइंट नंबर 17 ये तीनों पॉइंट इंटरनल सिक्योरिटी में आते हैं। और हर साल यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी से पूछे ही जाते हैं जीएस पेपर 3 में। पॉइंट नंबर 16 है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां क्या हैं। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बगावत तथा संगठित अपराध। पॉइंट नंबर 17 है कि सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार, शासन अधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन। अब मैंने इसमें से आपको आतंकवाद करा दिया है और आज देखते हैं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों में और क्या क्या शामिल है। जैसे भीड़ हिंसा देखी जाती है, मॉब लिंचिंग। तो आज हम मॉब लिंचिंग का टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, मॉब वायलेंस या मॉब लिंचिंग एक ही बात है, दोनों को एक ही वे में देखा जाता है। भीड़ हिंसा, भीड़ हिंसा क्या है और इसकी भीड़ हिंसा क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न करती है, भीड़ हिंसा के कारण क्या है, क्या क्या परिणाम निकल कर आते हैं भीड़ हिंसा से, और भीड़ हिंसा को रोकने के लिए क्या क्या समाधान देखते हैं, आगे की राह क्या होनी चाहिए, और सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं इसे रोकने के लिए, वो भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, भीड़ हिंसा क्या होती है। जब अनियंत्रित भीड़ किसी दोषी को उसके किए गए अपराध के लिए या कभी कभी मात्र अफवाहों के आधार पर ही बिना अपराध किए भी तत्काल सजा दे देती है या उसे पीट पीट कर मार डालती है, तो इस घटना को ही भीड़ हिंसा या मॉब लिंचिंग कहते हैं। जैसे इसका एक मामला आया था 2017 में। इसका एक उदाहरण है कि 2017 में पहलू खान हत्याकांड मॉब लिंचिंग का ही एक उदाहरण है। गो रक्षकों की एक भीड़ ने गो तस्करी के आरोप में पहलू खान की पीट पीट कर हत्या कर दी। अब देखते हैं कि मॉब लिंचिंग के कारण क्या है, क्यों इतनी मॉब लिंचिंग समाज में बढ़ती जा रही है। पहला कारण है असहिष्णुता। लोगों में असहिष्णुता और अन्य धर्म या जाति के प्रति घृणा का परिणाम है ये। यानी आज के लोगों में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, अन्य धर्म या जाति के प्रति घृणा बढ़ती जा रही है। और दूसरा कारण है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अविश्वास की बढ़ती खाई। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों दोनों समुदायों को एक दूसरे के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है, यानी अविश्वास बढ़ता जा रहा है। और सामाजिक जुड़ाव की भी कमी है समाज में। जैसे देखा होगा आपने कि संगठित परिवार से, संयुक्त परिवार से अब एकल परिवार की तरफ सब लोग चलने चलने लगे हैं और समाज में जुड़ाव आता गया है जब से ये सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया का ज़माना आया है। अक्सर यह कहा जाता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। शायद इसी कारण से भीड़ में मौजूद लोग सही और गलत का फर्क नहीं करते। लिंचिंग में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी ना होना भी एक इसका प्रमुख कारण है, जिसे पुलिस की नाकामी को उजागर करता है और अपराधियों को प्रोत्साहन देने का काम करता है। सोशल मीडिया भी एक अहम भूमिका निभाती है मॉब लिंचिंग, भीड़ हिंसा जैसी घटनाओं को बढ़ावा देने में। जैसे फेक न्यूज़, सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज़ को प्रसारित कर दिया जाता है, लोग भड़क जाते हैं, जिस कारण किसी एक समुदाय के लोगों को टारगेट करते हैं और उन्हें भीड़ हिंसा का शिकार बनाते हैं। आर्थिक असमानता का बढ़ना भी एक इसका कारण है मॉब लिंचिंग का। लोगों में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। जो लोग गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। अब देखते हैं मॉब लिंचिंग के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला तो न्यायिक व्यवस्था से
यानी न्यायपालिका से और शासन में लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। अगर ऐसी घटनाएं लगातार देखी गई तो न्यायिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था से लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। व्यक्तिगत अन्याय में वृद्धि हो रही है। और तीसरा क्या परिणाम इसका निकल के आ सकता है कि एफडीआई चला जाएगा, विदेशी और घरेलू निवेश प्रभावित होगा। जहाँ पर भीड़ हिंसा जैसी घटनाएं देखी जाती हैं वहाँ पर एफडीआई बहुत कम आता है, ऐसा देखा जाता है। बुनियादी ढांचा बर्बाद होगा। भीड़ हिंसा होने से जो वहाँ की अवसंरचनात्मक गतिविधियां हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच खाई को बढ़ावा मिल रहा है। समाज में हमेशा डर का माहौल बना रहेगा भीड़ हिंसा जैसी गतिविधियों से। आर्टिकल 21 यानी जो मौलिक अधिकार है, हमारा जीवन का अधिकार, उसका तो हनन हो ही रहा है भीड़ हिंसा के जरिए। मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। आंतरिक प्रवास को बढ़ावा मिल रहा है भीड़ हिंसा के जरिए। आंतरिक प्रवास को कैसे? मान लो कहीं भीड़ हिंसा हुई तो एक समुदाय के लोग वहाँ से छोड़कर अपने घर बार छोड़कर चले जाते हैं और कहीं अन्य जगह जाकर जहाँ जहाँ उन समुदाय के लोग रहते हों वहाँ पर जाकर बस जाते हैं। तो इससे क्या होता है, किसी एक बड़े क्षेत्र में केवल एक ही समुदाय के लोग रह जाते हैं और किसी दूसरे क्षेत्र में एक समुदाय के लोग हो जाते हैं, जिससे असमानता बढ़ती है, यानी एकता में कमी आती है। अब देखते हैं भीड़ हिंसा को रोकने के लिए क्या क्या समाधान किए जाने चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए। मोबाइल कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए। अगर कहीं ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं तो तुरंत वहाँ पर वैन वाले जो कोर्ट होते हैं, मोबाइल कोर्ट यानी चलने वाली गाड़ियों में जो कोर्ट बनाए जाते हैं, वो तुरंत वहाँ पर पहुँचकर उसका समाधान करें। आज के नागरिक को जागरूक बनाना बहुत जरूरी है। लोगों में डिजिटल शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण वो जो फैक्ट चेकिंग है वो नहीं कर पाते, किसी भी फेक न्यूज़ पर एकदम से भरोसा कर लेते हैं। तो लोगों को जागरूक बनाना, उन्हें शिक्षित बनाना आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। सोशल मीडिया साइटों पर अफवाहों की निगरानी की जाए, फैक्ट चेकिंग के लिए बढ़ावा दिया जाए। अवसंरचनात्मक ढांचे को मजबूत किया जाए। सोशल मीडिया के लिए विनियामक तंत्र स्थापित किए जाएँ, इनके लिए भी रूल और रेगुलेशन स्थापित किए जाएँ कि सोशल मीडिया पर अगर कोई ऐसा भड़काऊ पोस्ट या भड़काऊ भाषण नज़र आता है तो उसे तुरंत प्रतिबंधित किया जाए और उस पर एफआईआर वगैरह दर्ज की जाए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ हिंसा को लेकर या मॉब लिंचिंग को लेकर कौन कौन से दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। जिन जिलों में या उप जिलों में ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं या गांव में, राज्य सरकारों को उनकी पहचान करनी चाहिए और जहां हाल ही में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं मॉब लिंचिंग जैसी, उनकी पहचान करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर नज़र रखने के लिए, मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों को वह राज्य के डीजीपी के सामने प्रस्तुत करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है राज्य सरकारों को। राज्य सरकारों को और निर्देश दिया है कि रेडियो, टेलीविज़न और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह प्रसारित किया जाए कि किसी भी मॉब लिंचिंग घटना में शामिल होने पर कठोर दंड का प्रावधान किया जा सकता है। भड़काऊ भाषणों और सोशल मीडिया चैनलों पर प्रतिबंध लगाकर उन पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देशों को कौन कौन से राज्यों ने माना है। उससे पहले और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे मॉब लिंचिंग से प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति योजना प्रारंभ करके उन्हें क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए और पीड़ित के परिवार के किसी भी व्यक्ति का पुनः ऐसा उत्पीड़न ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए क्या क्या कानून बनाए हैं और कौन कौन से राज्यों ने भीड़ हिंसा से संबंधित कानून पारित किए हैं, ये देखते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सबसे पहले 2018 में मणिपुर राज्य विधेयक लेकर आया मॉब लिंचिंग के विरुद्ध। सर्वप्रथम 2018 में मणिपुर द्वारा मॉब लिंचिंग के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। फिर अगस्त 2019 में राजस्थान ने भी मॉब लिंचिंग के विरुद्ध, ऐसी घटनाओं के विरुद्ध विधेयक पारित किया था। संसद में एक संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार देखा गया कि 2014 के बाद लीचिंग घटनाओं में 78% लिंचिंग घटनाएं केवल राजस्थान में देखी गई, यानी राजस्थान में बड़े पैमाने पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखी गई।
उसके बाद पश्चिम बंगाल ने भी लिंचिंग के विरुद्ध कानून बनाया है। ये मैंने नोट में लिखा है कि मणिपुर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। अब देखते हैं कि इसके संबंध में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में लिंचिंग जैसी घटनाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है। भीड़ हिंसा या मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को धारा 302 यानी हत्या, धारा 307 हत्या का प्रयास, धारा 323 जानबूझकर घायल करना, धारा 147 और 148 दंगा फसाद करना, 149 आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठे होना, धारा 34 सामान्य आस्थे के तहत, इन सभी धाराओं के तहत ऐसे मामलों को निपटाया जाता है। तो भीड़ द्वारा की गई हिंसा की प्रकृति और उत्प्रेरण सामान्य हत्या से अलग होते हैं। इसके बावजूद भारत में इसके लिए अलग से कोई कानून मौजूद नहीं है, जो गवर्नमेंट को बनाने की आवश्यकता है। यह हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे देखते हैं, मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन भी लिखने के लिए लाया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भारत में भीड़ हिंसा या मॉब वायलेंस, मॉब लिंचिंग एक गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में उभर रही है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस प्रकार की हिंसा के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मॉब लिंचिंग से आप क्या समझते हैं? चर्चा कीजिए कि क्या मौजूद कानून मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने में असमर्थ हैं। ये क्वेश्चन आपको लिखने हैं और आज का हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है, पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।